फ्रेंड्स, बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने संविधानवाद शुरू किया था। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा कि संविधान क्या होता है, संवैधानिक सरकार क्या होती है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। आज हम लोग देखेंगे कि संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं क्या होती हैं। संविधानवाद की 3 प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। उन तीनों अवधारणाओं को हम लोग देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या भविष्य है। उद्देश्यों की भिन्नता और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों की भिन्नता के आधार पर 3 अवधारणाएं होती हैं। नंबर 1 उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा, नंबर 2 साम्यवादी अवधारणा और नंबर 3 विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। यानी कि पहली अवधारणा जो होती है वो लिबरल डेमोक्रेसीज़ की हमको देखना है, उदारवादी लोकतंत्रों की। दूसरी जो है कम्युनिस्ट अवधारणा या कम्युनिस्ट वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, और तीसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा को देखना है। तो पहले हम उदारवादी अवधारणा देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके मुख्य लक्षण की बात करेंगे। उदारवादी अवधारणा के प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1 व्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 समानता, नंबर 3 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और नंबर 4 लोक कल्याणकारी साधना। ये प्रमुख लक्षण हैं। उदारवादी अवधारणा जो है वो अगर अंग्रेज़ी में कहें तो लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट की बात करता है। इसी को मैंने हिंदी में पहले आपको बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और लोक कल्याणकारी साधना। परंतु जो एक देखने वाली बात है वो ये है कि आर्थिक समानता पर कोई बल नहीं दिया जाता है। उदारवादी अवधारणा में आर्थिक समानता पर कोई बल नहीं दिया जाता है, इसलिए यह साम्यवादी अवधारणा से भिन्न होती है। इस अवधारणा को व्यावहारिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक शक्ति को इस प्रकार सीमित और प्रतिबंधित किया जाए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। राजनीतिक शक्ति को हमको सीमित और प्रतिबंधित करने की ज़रूरत है। जब तक हम उसको सीमित और प्रतिबंधित नहीं करेंगे तब तक हमेशा जो है उसके दुरुपयोग का खतरा मंडराता रहेगा। प्रतिबंधों की स्थापना राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण करके की जाती है। राजनीतिक शक्ति को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, संस्थाकरण किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक शक्ति किसी व्यक्ति में ना निहित करके संस्था में निहित की जाती है, जिससे शक्ति का प्रयोग व्यक्ति की इच्छा पर ना होकर संस्थागत प्रक्रिया और विधि द्वारा हो। शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं होता है, क्योंकि शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं निहित होती है। शक्ति जो है संस्था में निहित होती है और वो एक ड्यू प्रोसेस के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो संस्थागत व्यवस्था की जाती है
उसके मुख्य लक्षण हैं, नंबर 1 विधि का शासन, जिसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। नंबर 2 मौलिक अधिकारों का प्रावधान या फंडामेंटल राइट्स। नंबर 3 शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। और नंबर 4 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो आप ये देखिए कि जो उदारवादी लोकतंत्र होती है उसमें जो हम लोग संस्थागत व्यवस्था करते हैं उसमें एक तो ये है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को जब तक कि उसका जो क्राइम है, उसका जो ऑफेंस है, वो किसी कोर्ट में साबित नहीं हो जाता है, उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ की जो है विधि की प्रधानता है, ना कि किसी व्यक्ति की। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, मौलिक अधिकारों का प्रावधान या फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति को एक अधिकार दिए जाते हैं कि इसका ये एक अधिकार क्षेत्र है, और फंडामेंटल राइट्स एक तरह से राज्य के, स्टेट के अगेंस्ट वो राइट्स होते हैं। स्टेट्स उन राइट्स के द्वारा, उन अधिकारों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है व्यक्ति की वो स्पेस जिसमें वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता एंजॉय कर सकता है, और उसमें स्टेट जो है दखलंदाजी नहीं कर सकता है। शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून बनाने की शक्ति है, कानून का प्रवर्तन करने की शक्ति है और न्याय निर्णय करने की शक्ति है, ये एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में निहित नहीं होगी, ये अलग अलग संस्थाओं में निहित होगी। यानी कि जो कार्यपालिका है या यूँ कहिए व्यवस्थापिका जो है या विधायिका जो है वो कानून बनाएगा, कार्यपालिका कानून का प्रवर्तन करेगा और न्यायपालिका न्याय निर्णय करेगा। यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निस्तारण करेगा। तो ये तीनों जो शक्तियाँ हैं वो शासन को सीमित करती हैं और शक्ति के केंद्रीकरण को सीमित करती हैं, शक्ति के केंद्रीकरण पर प्रतिबंध लगाती हैं। और जैसा मैंने अभी कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ये एक उदारवादी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी वो विशेषता है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, एक फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना उसके कोई भी उदारवादी व्यवस्था नहीं चलती है। तो संविधानवाद की उदारवादी अवधारणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम आते हैं साम्यवादी अवधारणा पर। साम्यवादी अवधारणा यानी कि कम्युनिस्ट वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। साम्यवादी अवधारणा के 3 प्रमुख लक्षण हैं। जो नंबर 1 है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता मानी जाती है। नंबर 2 समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व होता है। और नंबर 3 राजनीतिक शक्ति का आर्थिक जीवन के राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। राजनीतिक शक्ति जो होती है वो आर्थिक शक्ति के अधीन होती है, ऐसा साम्यवादियों का मानना है। साम्यवादी राजनीतिक शक्ति के नियंत्रण की अपेक्षा आर्थिक शक्ति के नियंत्रण को अधिक आवश्यक मानते हैं, और स्वाभाविक ही है क्योंकि वो आर्थिक शक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ये कहते हैं, जितने साम्यवादी होते हैं, कि जिसके पास किसी भी समाज में आर्थिक शक्ति होती है वही अल्टीमेटली राजनीतिक शक्ति कंट्रोल करता है। जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं होती है वो राजनीतिक शक्ति नहीं कंट्रोल
कर पाता है। कुछ मामले में ये बात सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि आप देखिए, अगर मनुष्य का इतिहास पूरा उठाकर देख लीजिए तो उस इतिहास के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि किसी भी तरह की व्यवस्था हो उसमें उन्हीं लोगों ने राज्य किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, जिनके पास आर्थिक शक्ति रही है। तो इसलिए इनके हिसाब से जो नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए वो पाश्चात्य व्यवस्थाओं से भिन्न होनी चाहिए। जो उदारवादी व्यवस्था होती है वो उदारवादी व्यवस्था और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो सब पाश्चात्य सिस्टम की प्रावधान है। लेकिन जो साम्यवादी अवधारणा है, इस साम्यवादी अवधारणा के द्वारा जो नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है वो पाश्चात्य व्यवस्थाओं से भिन्न होती है। जो संस्थागत व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती है, साम्यवादी अवधारणा के अंतर्गत की जाती है, वो इस प्रकार है। नंबर 1, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। नंबर 1, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। और नंबर 2, संपत्ति का समान वितरण। और नंबर 3, साम्यवादी दल का एकाधिकार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका जो है क्या कहते हैं प्रावधान किया जाता है। इन चीज़ों पर साम्यवादी व्यवस्था एम्फेसाइज करती है। अब हम आते हैं विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो नवोदित राष्ट्र हैं, डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ हैं, इनकी अगर आप बात करें तो ये ऐसे देश होते हैं, इनके बारे में आप पहले ये जान लीजिए कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं जब हम उपागम पढ़ा रहे थे कि ये जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ होती हैं, ये डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनका औपनिवेशक इतिहास रहा है। उनके ऊपर किसी न किसी यूरोपीय शक्तियों का राज्य रहा है, लिहाजा उनका जो विकास था, एक सामान्य विकास, वो कई शताब्दियों तक बाधित रहा है। और इन देशों का स्वतंत्रता, इन देशों को स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिलनी शुरू हुई। तो ये जो देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो राजनीतिक वास्तविकताएं हैं वो राजनीतिक वास्तविकताएं पाश्चात्य देशों से भी भिन्न है और साम्यवादी देशों से भी भिन्न है। अब क्या कहते हैं, ये कहीं बीच की स्थिति में आते हैं। तो इनको इसीलिए अलग कैटेगरी में रखा गया है। इनमें जो संविधानवाद की दशा और दिशा है वो ना पूर्णतया साम्यवादियों से मिलती है और न ही पाश्चात्य अवधारणा से मिलती है। जैसा कि हमने कहा, इनकी व्यवस्था कुछ मिश्रित किस्म की होती, कहीं ये बीच में आते हैं। जो है इनके साधन और साध्य एक मिश्रित व्यवस्था के रूप में मिलते हैं। इनका साध्य तो आपको देखने को मिलेगा कि साम्यवादी व्यवस्था से मैच करता है, लेकिन साधन की दृष्टि से ये पाश्चात्य उससे मैच करते हैं। तो इनकी बड़ी अपनी अलग किस्म की एक विशेषता होती है और उसका कारण ये है कि ये बहुत समय तक जो है परतंत्र रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी एकदम से सबको नहीं स्वतंत्रता मिली। कुछ को 1950 के दशक में मिली और कुछ को 1960 के दशक में मिली। तो ये जो है इनका डेवलपमेंट बहुत शताब्दियों तक बाधित था। विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा के बारे में इसलिए इन कारणों की वजह से ये कहा जाता है कि ये संक्रमण की अवस्था में हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो परमानेंटली हर जगह देखने को मिलती हैं। वो है नंबर 1, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की समस्या। दूसरा जो है इनके आर्थिक विकास की समस्या होती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समस्या होती है।
तीसरा, इनकी सुरक्षा की खोज की समस्या होती है, यह सर्च फॉर सिक्योरिटी होती है। और नंबर 4, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या होती है, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी होती है। और आधुनिकीकरण की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन होता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं इनमें देखने को मिलती हैं। ये तमाम समस्याएं और सामाजिक विभेद के कारण संविधानवाद में एक आवश्यक सहमति का अभाव देखने को मिलता है कि संविधान की क्या दिशा होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए, देश को किस प्रकार से चलाना चाहिए, किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, किस प्रकार से सीमित करना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक अभाव दिखता है। परंतु फिर भी कुछ न कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं, जैसे कि इसमें ये देखने को मिलता है कि संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। नंबर 2, संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है। नंबर 3, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है। नंबर 4, संविधानवाद दिशाहीन चरण में है। और अगर आप ये देखें कि इनका कंपैरिजन पाश्चात्य से करें और साम्यवादियों से करें, तो आप ये पाएंगे कि इनके साध्य जो हैं वो पाश्चात्य धारणा के समान हैं, परंतु साधन की दृष्टि से ये साम्यवादी व्यवस्था के समीप हैं। तो ये देखने को मिलता है। संविधानवाद का मूल्यांकन करते समय ये देखना चाहिए कि समाज के नैतिक मूल्य क्या हैं। नंबर 2, समाज की विकास के किस मार्ग में आस्था है। और नंबर 3, नेताओं के गुण क्या हैं जिनके हाथ में विकास का दायित्व है, क्योंकि यही संदर्भ संविधानवाद की वास्तविकताओं को परिलक्षित करता है। क्योंकि अंततः संविधानवाद व्यवस्थित समाज में व्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रियात्मक सुव्यवस्था ही तो है। तो ये था जो है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। तो हमने ये देखा संविधानवाद के संदर्भ में कि हमने आपको ये याद दिला दें कि हमने कहाँ से शुरू किया था। हमने शुरू किया था कि संविधान क्या होता है, संवैधानिक सरकार क्या होती है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या होता है, और संविधानवाद की विभिन्न आज जो हमने लिया है वो ये लिया है कि संविधानवाद की क्या विभिन्न अवधारणाएं हैं, जिसमें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं, उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा और साम्यवादी अवधारणा, और तीसरी जो मैंने ली है वो ये है डेवलपिंग डेमोक्रेसीज़ की या विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। 3 प्रमुख अवधारणाएं ली हैं। क्वेश्चंस में कभी कभी एक के बारे में पूछा जा सकता है और कभी कभार जो है वो तीनों के बारे में भी इन जनरल पूछा जा सकता है कि क्या विभिन्न अवधारणाएं हैं। अब हम संविधानवाद के भविष्य के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो विश्व में तमाम शुरू से लेकर और 21वीं शताब्दी तक विभिन्न घटनाएं हुई हैं। 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, ये प्रमुख घटनाएं जो हैं वो क्या क्या महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इस दृष्टि से संविधानवाद की दृष्टि से कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, और उससे हम प्रोजेक्ट करेंगे कि संविधानवाद का क्या भविष्य है। तो अगर उस दृष्टि से देखिए कि संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना से ये प्रश्न उठता है
कि क्या संविधानवाद का भविष्य उज्जवल है? C.S. स्ट्रॉन्ग के अनुसार संविधानवाद के विकास में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। प्रथम महायुद्ध के तुरंत बाद राजनीतिक संविधानवाद का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता था, किंतु यूरोप के बहुत से भागों में संवैधानिक शासन के विरुद्ध हुई प्रतिक्रियाओं के कारण आशावाद की लहर धूमिल पड़ गई। रूस में साम्यवादी क्रांति के उदार शासन को हिंसात्मक साधनों से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इटली में फासिस्ट विद्रोह, जर्मनी में नाज़ी विप्लव, स्पेन में जनरल फ्रैंको की विजय और पोलैंड, रोमानिया, यूनान तथा पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों में अर्ध अधिनायकवाद का प्रादुर्भाव हुआ तथा संविधानवाद की जड़ें उखड़ सी गईं। पर इस सब के होते हुए भी पाश्चात्य जगत के अन्य राज्यों में संविधानवाद दृढ़ता से बना रहा। द्वितीय महायुद्ध के बाद की स्थिति प्रथम महायुद्ध के बाद की स्थिति से बिल्कुल भिन्न हो गई। पश्चिमी यूरोप में जहाँ तहाँ संविधानवाद गणतांत्रिक संविधानों की प्रस्थापना से पुनः स्थापित होने लगा, किंतु पूर्वी यूरोप में राजनीतिक संविधानवाद के दृष्टिकोण से परिस्थिति और भी अंधकारपूर्ण बन गई। फिर हम ये देखना है कि 1950 के बाद का जो दशक था उसमें क्या हुआ। 1950 के बाद अनेक राजनीतिक समाजों का स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय तथा उनमें तेजी से होने वाली उथल-पुथल ने संविधानवाद के भविष्य के बारे में और आशंकाएं पैदा कर दी। ये वो समाज थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जिनका अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि जिनका औपनिवेशिक इतिहास था, किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के अधीन थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडिपेंडेंट हुए थे। इनमें से बहुत से ऐसे राज्य थे जिनको इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत उथल पुथल का सामना करना पड़ा, और इसमें ये देखने को मिला कि कई एक ऐसे थे जिसमें लोकतंत्र और संविधानवाद की जड़ों को अपने को स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होने लगी। साम्यवाद और सैनिकवाद का जिस गति से एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में प्रसार हुआ, उससे संविधानवाद का भविष्य अनिश्चितता से ढकता हुआ प्रतीत हुआ। वैसे अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के राज्यों में संविधानवाद की जड़ें गहरी थीं। तो आप ये देखिए कि अगर कंपैरिजन करके देखिए तो इधर प्रॉब्लम्स आ रही थी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में, क्योंकि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, ये नए आज़ाद हुए थे। इनमें नया लोकतंत्र, नई सरकार, नया संविधान और संविधानवाद की दिशा को लेकर कठिनाई हो रही थी, और उसका ये कारण था कि इनका इतिहास जो था वो इतिहास औपनिवेशिक था। तो और इसीलिए जो है यहाँ पर एक डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन नहीं था।
ये ऐसे बहुत से देश जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अधीन हो गए और ऐसे या डिक्टेटरशिप्स वहाँ पर आ गई। परंतु अगर आप कंपैरिजन अमेरिका से करें और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ से करें तो वहाँ पर जो है संविधानवाद जो है वो उसमें आशा की किरण दिखाई दे रही थी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में वहाँ संविधानवाद जो है वो प्रगति पर था। और जैसा कि मैंने बताया अभी इस बात पर जो ज़िक्र किया कि पश्चिमी यूरोप और वेस्टर्न उसमें कंट्रीज़ में वहाँ पर जड़ें मजबूत थी। वैसे अन्य समाजों में भी संविधानवाद, मतलब पश्चिमी और अमेरिकी समाजों के बावजूद भी जो है दूसरे जो समाज थे जहाँ पर थोड़ी बहुत उथल पुथल भी दिखाई दे रही थी, वहाँ भी संविधानवाद बाधाओं और रुकावटों को दूर करने में सफल हुआ। एक संघर्ष सा चलता था लेकिन बाधाओं और रुकावटों को दूर करने में सफल हुआ, क्योंकि जिस राजनीतिक समाज में संविधानवाद के बंधन को तोड़कर निरंकुश व्यवस्थाएं प्रस्थापित की गईं, वहाँ भी संकेत संवैधानिक शासन की ओर अग्रसर होने के ही मिले। इससे ये कहा जा सकता है कि हर राजनीतिक समाज में जनसाधारण के मूल्यों व मान्यताओं को राजनीतिक शक्ति से अधिक दिन तक नहीं दबाया जा सकता है। निरंकुश व्यवस्थाओं में उथल पुथल व सैनिक तंत्रों का उत्थान पतन संविधानवाद के भविष्य की उज्ज्वलता का संकेतक है। अब हम और थोड़ा सा रीसेंट पास्ट में आते हैं, जबकि शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वहाँ से हम लोग ट्रेस करते हैं कि यहाँ से क्या डेवलपमेंट्स है और यहाँ से क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति, आपको ये बता दें कि वर्ल्ड में दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दो महाशक्तियां कौन थी? एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। अमेरिका पूंजीवाद देश था, सोवियत संघ कम्युनिस्ट देश था। करीब 40-45 साल दोनों में एक बहुत कांटे की टक्कर और प्रतिद्वंदिता शुरू हुई थी, और इस प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध बोला जाता है या कोल्ड वॉर बोला जाता है। ये शीत युद्ध या ये कोल्ड वॉर 1989-90 में समाप्त हो गई थी। एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो है माना जाता है कि 1989 में उसका फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ था एंड ऑफ कोल्ड वॉर का। तो शीत और 19 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन का पतन, इसी ओर इशारा करता है कि संविधानवाद के जो संकेत हैं वो उज्ज्वल हैं। इसके अतिरिक्त 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम पर इजिप्ट, ट्यूनीसिया आदि देशों में लोकतंत्र की स्थापना की क्रांति ने यह साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक जन आकांक्षाओं को अधिक देर तक दबाया नहीं जा सकता है। 1945 से लेकर आज तक लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ी है, इसलिए समय समय पर व्यवधान के बावजूद संविधानवाद का भविष्य उज्ज्वल है। तो ये हमारा निष्कर्ष है कि संविधानवाद, जिसमें कि ये माना जाता है ये एक विचारधारा है, और वो विचारधारा क्या है कि लोगों की आस्थाओं, लोगों की मान्यताओं, लोगों के आदर्शों के आधार पर एक इनकी आस्थाओं, इनकी मान्यताओं, इनके मूल्यों, लोगों के
और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के द्वारा शासन को सीमित और प्रतिबंध किया जाए, ये जो एक विचार होता है, ये एक विचारधारा होती है, ये संविधानवाद होती है। और हम ये देखते हैं कि निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा देश इसी दिशा में अग्रसर हैं। बहुत से देशों में डेमोक्रेसी जो है उस के पैर उखड़े, संविधान को सस्पेंड किया गया, परंतु ये देखने को मिला कि कुछ समय बाद जो है जनमानस की जो आकांक्षाएं थीं उनको ज़्यादा अधिक रोका नहीं जा सका। जनमानस ने फिर से जो है वो उनका रिवोल्ट को देखने को मिला और एक लोकतांत्रिक सरकार जो कि संविधान के आधार पर बनाई गई थी, जिसका निर्माण हुआ, वो जगह जगह देशों में स्थापित की गई। तो ये एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है कि अगर कहीं पर किसी देश में लोकतंत्र कमज़ोर भी हो जाता है या उसके पांव लोकतंत्र के उखड़ भी जाते हैं, तब भी जो है बीच बीच में जनमानस का जो विद्रोह होता है वो लोकतंत्र को फिर से स्थापित कर देता है। और संविधानवाद का भविष्य उज्जवल है। उसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि 1945 से लेकर और आज तक आप पूरा इतिहास ट्रेस करिए तो डेमोक्रेसीज़ की संख्या बढ़ी है। वो देश जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जहाँ लोकतंत्र नहीं था, उन सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था संविधानवाद का चैप्टर, जिसमें कि हमने संविधान क्या है, संवैधानिक सरकार क्या है, संविधानवाद क्या है, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद में अंतर क्या है, संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं क्या है, उसका लिया, और अंत में संविधानवाद का क्या भविष्य है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।